आइए क्लास 11th हम लोग अपना सदिश विश्लेषण का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है इसमें हम टोटली 4 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहला है एकांक वेक्टर या जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। दूसरा है हमारा लंबकोणीय एकांक वेक्टर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, और उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा बहुत टॉपिक बट उसका यूज हम लोग के इस चैप्टर में साथ ही साथ जो 11th-12th में न्यूमेरिकल्स बनेंगे उसमें इसका यूज होता रहेगा। तो वो लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा स्थिति वेक्टर या विस्थापन वेक्टर। तो टोटली आज जो हमारा एक छोटा सा लेक्चर है इसमें हमें टोटल 4 चीज को डिस्कस करना है। तो शुरुआत करते हैं हम एकांक वेक्टर की। ध्यान दीजिए ये 4 के चारों टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और आगे जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे, फिलहाल जो लंबकोणीय वेक्टर हम थोड़ा बाद में पढ़ा सकते थे बट पढ़ना है ही, अभी पढ़ें या बाद में पढ़ें वो अपने आप को पढ़ना है ही। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं एकांक सदिश से। अगर बेटा आप लोग को ध्यान हो तो हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर था इसके जो हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। अगर परिभाषा में बोलें तो ऐसा वेक्टर या ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, यही तो कहा गया था, यही इसकी डेफिनेशन है या यही इसकी परिभाषा है कि इसका जो परिमाण होता है या जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वह केवल और केवल 1 होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए कि यहां पे हम इसको फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। बेटा इस वेक्टर का कार्य क्या होता है सबसे पहले यह समझ लेते हैं। तो इसका कार्य केवल दिशा ज्ञात कराने का होता है। मतलब जो हमारा एकांक वेक्टर है बेटा इसका परिमाण तो आप जानते ही हैं, वो हमेशा 1 रहेगा, चाहे कहीं भी रहे, कुछ भी रहे। तो इसका मेन जो कार्य होता है अपने सदिश में, इसका जो मेन कार्य होगा वो केवल और केवल क्या होगा, वो जो होगा वो दिशा दिखाने का होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर तो फिर इसको आपने ऐसे क्यों लिखा था? आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो हमने कुछ एकांक वेक्टर अपना ऐसा लिखा था, कुछ ऐसा। देखिए जो अपना एकांक वेक्टर होता है ये क्या होता है? एकांक वेक्टर टोटली 2 चीज का मिला के बना होता है। तो देखिए इसका जो कार्य होता है, अभी आपको जैसे हमने पहले ही बता दिया कि इसका कार्य जो होता है, कार्य छूट गया है, कार्य किसी कार्य से चले गए थे, तो इसका कार्य केवल दिशा ज्ञात कराने का होता है। यह आपको क्लियर है? अब जैसे हम आपसे कहें कि एकांक सदिश को हम कैसे लिखेंगे, तो एकांक सदिश कुछ यही तो है, एकांक सदिश। इस देखिए एकांक सदिश जो होता है बेटा वो 2 चीज का मिलकर बनता है। पहला I का परिमाण, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा हो गया दिशा, I की दिशा। अरे भाई कोई भी सदिश होता है वो 2 ही चीज का मिलकर बनता है, किसका किसका, परिमाण और दिशा का। तो ये भी उसी का मिलकर बना है, परिमाण का और दिशा का। ठीक है, परिमाण को हम कैसे लिखेंगे तो आप भी जानते हैं परिमाण जो होता है, परिमाण को हम ऐसे कुछ लिखते हैं। ठीक, और दिशा को कैसे लिखते हैं? तो अब देखिए दिशा को हम लोग I कैप लिखेंगे। अब ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो दिशा होगा इसको हम I कैप लिखेंगे। ठीक है, तो दिशा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसकी हम दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो दिशा जो होगी बेटा इसको हम कुछ ऐसे ज्ञात करेंगे। आपको अगर ध्यान हो तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका यही फॉर्मूला लिखवाया था ना एकांक वेक्टर का। तो ये है हमारा I कैप। देखिए अभी तक क्या था, हम लोग दिशा को कैसे डिनोट करते थे, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम।
बट अब हम लोग फिजिक्स में इसको हम लोग अक्ष के रूप में तोड़ देंगे, अक्ष के रूप में तोड़ देंगे। कैसे? अरे भाई आप लोग ग्राफ बनाते हो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये तो आप लोग बहुत कॉमनली यूज जानते हो। आप लोग 10th में भी ग्राफ बनाए होंगे, चाल समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ बनाए हो, तो एक्स और वाई में आप लोग ग्राफ बनाते हो। बट अब क्या है, अब यहां पे 3 अक्ष आ जाएगा। देखिए 3 अक्ष को समझने के लिए आप लोग जहां भी बैठे हैं, अगर रूम में बैठे हैं, रूम के बाहर बैठे हैं तो ये काम नहीं करेगा। अगर रूम में बैठे हैं तो रूम में आप किसी भी एक कोने को देखिए, एकदम साइड में देखिए, तो आप साइड में देखेंगे तो वहां पे जो एक कॉर्नर होगा आप देखेंगे ना, वहां से 3 एजेस निकलेंगी। एक जमीन पे, जैसे जमीन पे आप देखोगे तो इस तरह दिखेगा ना, एक इधर एक इधर और एक ऊपर जाते हुए। तो अब देखिए यहां पे हमारे फिजिक्स में टोटली 3 अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड। 3 के तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब देखिए एक बात क्लियरली समझिए कि कोई टेंशन नहीं है कि आप x किसको मानेंगे, y किसको मानेंगे, z किसको मानेंगे। आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, आप इसके लिए एकदम फ्री हैं कि आप इसको x मानिए, y मानिए, z मानिए, किसी को भी कुछ भी मानिए, आप एकदम फ्री हो, इसमें कोई भी आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। अब देखिए यहीं पे एकांक सदिश हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और फिर वहां पे देखिए एकांक सदिश भी आएगा और एक और टॉपिक आएगा, तो दोनों को मिला के आप समझाते हैं। तो अपना हेडिंग में यहां पे चेंज करूंगा, इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, नहीं हो रहा है। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है सूखा नहीं है। देखिए जो नेक्स्ट लेक्चर, जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग को पढ़ना है वो है लंब कोणीय एकांक वेक्टर, या इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के लिए अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास टोटली कितने अक्ष होते हैं, तो टोटली अपने पास 3 अक्ष होते हैं, x, y और z। ठीक है, अगर हम अब जैसे हम किसी भी अक्ष में चल सकते हैं, ये कंफर्म तो नहीं है ना कि x में चलेंगे, y में चलेंगे या z में चलेंगे, ये तो हमको कभी भी कंफर्म नहीं रहेगा। हो सकता है हम x में चलें, हो सकता है y में चलें, हो सकता है z में चलें, हो सकता है किसी 2 में चलें, या हो सकता है तीनों में चलें। बोलो हो सकता है कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है हम तीनों में एक संग चलें। तो हमको क्या पता लगेगा, जैसे मान लीजिए केस छोटा सा लेते हैं, जैसे एक बच्चा है कोई आपकी तरह बहुत बदमाश है, आलसी सा है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, लेकिन घर से जैसे ही टाइम पाता है तो घूमने निकल देता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप चले x में ही बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि आप किधर हो, किस दिशा में हो, तो आप x में हो तो बोलोगे सर हम x में हैं, हम यहां से इतना चले और किस अक्ष में है, x में है। बट ये अभी क्लियर नहीं हुआ किस में है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे हर एक की दिशा को दिखाने के लिए एक एकांक वेक्टर बना देंगे। जैसे x के लिए हमने क्या बनाया, x के लिए i कैप बना दिया, y के लिए हमने j कैप बना दिया और z के लिए k कैप बना दिया। देखिए अब यहां पे हमने क्या कर दिया कि अगर हम x अक्ष में जाएंगे तो वहां पे दिशा हम कैसे दिखाएंगे, i कैप से दिखाएंगे। अगर हम j में जाएंगे तो j कैप से दिखाएंगे।
सॉरी, अगर y में जाएंगे तो j कैप से दिखाएंगे, और अगर हम z में जाएंगे तो k कैप से दिखाएंगे। अच्छा, अभी एक बात और समझिए, क्या इसके विपरीत हम, जैसे ये x है, तो क्या इसके विपरीत हम नहीं जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते हैं? डेफिनेटली हम जा सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसमें हम, अभी हमने कहा ना कि इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम i कैप से लिखेंगे। अब हम इस दिशा में गए, अगर हम इस दिशा में गए तो इसको हम माइनस i कैप। देखिए बस यही अंतर है, इधर गए तो प्लस i कैप, इधर गए तो माइनस i कैप। थोड़ी देर के लिए z हटा, थोड़ी देर के लिए z हटा देते हैं। अब मान लीजिए y इधर है तो y के विपरीत जाने लगे, तो इसको हम कैसे कर देंगे? माइनस j कैप से कर देंगे। अरे नंबर में जिस तरह होता है, 0 के आगे गए तो 1 2 3 और उसके विपरीत गए तो माइनस 1 2 3, सेम वही तरह, प्लस और माइनस। दिशा दिखा रहे हैं ना कि अगर x के इधर साइड गए तो प्लस में, इधर साइड गए तो माइनस में। अब जैसे मान लो हम किसी दो अक्ष के बीच में चले, जैसे ये x है और y है, आप क्या करें? आप पहले कुछ इधर चलें, मान लो इसका हमने मान लिया कि हम यहाँ पे 1 चले, कुछ भी मान सकते हैं, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, और फिर इस पे कितना चले? इस पे मान लो हम चले 1.5, मान लो किस पे? y अक्ष में चले। तो अब हम इस बिंदु को हम कैसे लिखेंगे? इस बिंदु को मान लो हमने a माना, इस बिंदु को हमने मान लीजिए a माना, तो a हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि पहले हम x पे कितना चले, x पे चले1 i कैप, किस दिशा में चले? 1 i कैप पे चले, और फिर इधर कितना चले? 1.5 j कैप। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब अब हमको ये पता लगा कि हमारी दिशा क्या है, हम इस दिशा में, मतलब अब हम किस बिंदु पे हैं? इस बिंदु पे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हमारा जो लंब कोणीय एकांक वेक्टर है वो हमें सभी दिशा में, अब देखिए टोटली अगर हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग बांटें तो यहाँ पे 3 अक्ष में पूरी की पूरी दिशाएं, जैसे हम बनाए, एक अक्ष ऐसे हो गया x, y ऐसे हो गया, z माइनस z, मतलब क्या है? 3 अक्ष में पूरी की 360 डिग्री पूरी की पूरी दुनिया यहाँ पे क्या हो गई? कवर हो गई, 3 अक्ष में, केवल कोई चौथे अक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हमने इसीलिए i j k इन्हीं 3 के माध्यम से पूरा का पूरा दुनिया अपना कवर कर लिया, ये जितनी भी दिशाएं हैं सब का सब क्लियर कर लिया। अगर इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं? मतलब बस इतना है कि माइनस, प्लस और i j k, इन 3 से हमने जितनी भी दिशाएं थी सब के सभी दिशाओं को लंब कोणीय एकांक वेक्टर में कवर कर लिया। अब किसी बिंदु को हमको निकालना है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है x, y और z तीनों पे है, मान लो कोई इधर कहीं बिंदु है, इधर। अब देखो हम तो 2D दिखा सकते हैं, द्विविमीय दिखा सकते हैं, त्रिविमीय नहीं कर सकते, लेकिन मान लो कि तीनों में है तो क्या होगा? तीनों में यही होगा। अगर तीनों में है तो जैसे इस पॉइंट को हमने a मान लिया, तो हो सकता है जो भी होगा हम इसको छोटा a लिख दें, हमें परिमाण नहीं पता, हम बस a b c से लिख देते हैं। परिमाण को a i कैप, b j कैप, c k कैप। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसे हो गया। अब मान लो अगर हम y अक्ष पे, बहुत देर से x पे चल रहे हैं, y पे चलते हैं, केवल y पे चले जा रहे हैं, हम कहें कि हम यहां से यहां d परिमाण चल चुके हैं, तो इस बिंदु का दिशा और परिमाण आप कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? हम इसको b मान लें, कैपिटल B वेक्टर। तो कैसे लिखेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, d चले तो हमने देखो एकांक वेक्टर याद करेंगे, एकांक वेक्टर हमने कैसे लिखा था? परिमाण गुणे दिशा। तो ये परिमाण हो गया, और दिशा क्या है? ये y के लिए हमने कौन सा कैप कहा था? याद रखिएगा, x अक्ष में i कैप, y अक्ष में j कैप और z अक्ष में k कैप। ठीक है, तो अब हम y में जा रहे हैं
तो y के लिए कौन सा है, j कैप। ठीक है, एक और छोटा सा देख लेते हैं। मान लो तीसरा केस देख लेते हैं, x और z के बीच में कहीं जाएंगे, इसको हमने c बोल दिया। ठीक है, x और z के बीच में, x और z के बीच में, तो क्या होगा, अब कितना मान लें, कुछ भी मान लेते हैं, ई एफ मान लेते हैं, क्योंकि यहां पे ए बी सी है तो आपका आंसर इतना ही चला है, तो हम ई और ई एफ मान लेते हैं। मान लो x पे जो वो चला वो ई परिमाण चला, तो दिशा कैसे दिखाएंगे x की, आई कैप, और z पे कितना चला, f परिमाण चला, तो दिशा कैसे दिखाएंगे, k कैप। बोलो क्लियर है। आई जे के का यूज हम क्यों कर रहे हैं, आई जे का के का यूज हम इसीलिए कर रहे हैं जिससे हम इसकी दिशा आराम से क्या कर सके, दिखा सके। क्लियर है बात, सफा करें इसको। अब देखिए ये हमारा बहुत एकांक वेक्टर और लंबकोणीय वेक्टर दो के दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अब जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है जो कि है स्थिति वेक्टर, और उसके बाद जो टॉपिक आने वाला है विस्थापन वेक्टर, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। बट आप जब तक ये एकांक वेक्टर और लंबकोणीय वेक्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आपको क्लियर नहीं हो सकता है। तो इसलिए अब हमारा जो अगला हेडिंग है या जो अगला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्थिति सदिश, या हम इसको बोले पोजीशन वेक्टर। पोजीशन अर्थात हम कहां पे हैं या कहां पे पहुंचे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग घर से निकले, अब घर से निकले बहुत देर तक नहीं है तो घर वाले परेशान हो लेते हैं कहां हो, तो हम लोग कई बार क्या कोशिश करते हैं, हम लोग इसी तरह टाल देते हैं, रास्ते में हैं, आ रहे हैं। अब जब ज्यादा लेट होते तो घर वाले क्या करते हैं, डांट के पूछते हैं ना कहां पे हो, तो आप कहते हैं रास्ते में। तो घर वाले कहते हैं नहीं तुरंत बताओ तुम कहां पे, किस जगह पे हो। होता है ना, हम लोग झूठ बोलते हैं, बंक मारते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं तो झूठ बोल के इसी तरह भागते रहते हैं। तो घर वाले जब एकदम एंग्री यंग मैन बनते हैं तो फिर कहते हैं बताओ कहां पे हो, तो फिर हम बताते हैं ना कि हम इस जगह पे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग प्रयागराज में रहते हैं, तो प्रयागराज में कहाँ है, जैसे हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम सिविल लाइंस घूमने जाते हैं, बहुत मन हो जाता है, बहुत रईस बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो हम लोग मैक्सिमम सिविल लाइंस तक जाते हैं, और सिविल लाइंस में पीवीआर में चढ़ जाते हैं, लिफ्ट से 2-3 बार ऊपर नीचे करते हैं, बस पैसा वसूल। फिर जाएंगे कपड़ा देखेंगे, लेंगे को नहीं, कपड़ा पहन के देखेंगे भैया कितने का है, भैया भी जानते हैं कि लेना कुछ नहीं है, लेकिन उनका काम है, कहते देख लो भाई। ठीक है, तो हम बताते हैं ना कि हम सिविल लाइंस में, मतलब एक लोकेशन, उस जगह का एक परफेक्ट लोकेशन। अब जैसे ही लोकेशन बताए तो पापा के, जैसे हमने बताया सिविल लाइंस, तो पापा समझ गए हाँ ऐसे स्टेशन से होते हुए ऐसे या ऐसे गया होगा। दिशा क्लियर हो जाती कि नहीं कि हाँ यहाँ पे चल के उतारना है जूता, जूता ही जूता, 2-3 जूता वहीं पे सही से लगाना है। होता है कि नहीं होता है, एकदम क्लियर हो जाता है कि हाँ अब क्लियर हो गया, पापा यही हमको मारने वाले हैं। तो यहाँ पे स्थिति सदिश क्या हमको बताता है, स्थिति सदिश भी हमको यही बताता है कि एग्जैक्ट दिशा, मतलब परिमाण और दिशा दोनों का दोनों क्लियर बताता है। जैसे अभी वही लंबकोणी में जो बात करें तो वही चीज है यहाँ पे, अगर आपको लंबकोणी क्लियर हो गया तो ये भी क्लियर हो गया होगा। जैसे एक बच्ची है, बहुत बदमाश है, उसको मम्मी ने कहा कि जाओ सब्जी लेके आओ। उसका नाम क्या था बताएं? क्यों बताएं भाई, नहीं बताएंगे, बदमाश है तो क्यों बताएं। ठीक है, वो मम्मी कहीं कि अगर तुम एक्स अक्ष में एकदम सीधे जाओगी 1 किलोमीटर तो तुम्हें सब्जी वाले भैया मिल जाएंगे। तो कही हाँ ठीक है, इट्स फाइन, अब मुझे क्लियर है कि भैया यहाँ पे हैं। लेकिन वो निकली तो कहीं बहुत दिन बाद घूमने निकले हैं, तो वो क्या करी, वो पहले चली गई कुछ ऐसे। किधर गई, वो y अक्ष पे चली गई। उसको जाना किधर था, x पे जाना था, लेकिन वो किधर चली गई, y पे चली गई।
और बहुत देर तक जब नहीं आई तो मम्मी ने फोन किया। मम्मी पूछी कहाँ पे हो। अब देखो मम्मी ने कितना कहा था, 1 किलोमीटर एक्स में जाने को, और ये जानबूझ के किधर चली गई, 1 किलोमीटर वाई अक्ष में। ठीक है, तो ये कहेंगे कि हम 1 किलोमीटर घर से दूर हैं। मम्मी पूछेंगे किधर हो, कहीं 1 किलोमीटर होती तो सब्जी वाले भैया मिल गए थे, क्या तुम्हें मिले? तो इन्होंने कहा नहीं, हमको नहीं मिले। तो मम्मी ने फिर कहा किस दिशा में हो। अब देखिए फिजिक्स में हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया है कि हम लोग फिजिक्स में दिशा को उत्तर दक्षिण से नहीं बोलेंगे, जरूरत पड़ेगी बोलेंगे भी, बट यहां पे क्या है, सदिश की बात करें तो सदिश ने क्या किया, सदिश ने 3 अक्ष मान लिए, एक्स, वाई और जेड, और यही 3 दिशा में हमारा पूरा का पूरा चौतरफा दुनिया, मतलब हम जैसे ये खड़े हैं तो जैसे मान लो हमारे बीचों बीच सीने से एक तीर निकल गई, तीर वो वाली नहीं, समझने वाली तीर आप लोग तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो एक तीर ऐसे गई, इसको हम वाई मान लें, ये हमारा वाई हो गया। एक तीर ऐसे गई, ये एक्स हो गया, और एक तीर नीचे से चली गई, 3 तीर निकली, 3 अक्ष बन गया। देखो ऐसे कुछ, ऐसे ऐसे और एक ऐसे, थोड़ा इसको टेढ़ा करके बना लेते हैं। ठीक है, एक्स, वाई और जेड, तो 3 दिशा में पूरा का पूरा हमारा, मतलब हम ऐसे ही तो घूमेंगे ना, तो आगे देखेंगे तो ये y हो जाएगा, पीछे माइनस वाई, इधर x, इधर माइनस एक्स, ऊपर z, नीचे माइनस z, मतलब पूरा का पूरा हम इतने में क्लियर कर लेंगे। हो रहा है? तो अब क्या है, मम्मी ने पूछा किस दिशा में, तो यहां पे उत्तर दक्षिण नहीं हम लोग बोल सकते, तो हमने क्या बोला, हमने बोला के कैप में। भाई वाई अक्ष को हम के कैप से लिखते हैं, तो हमने क्या बोला, हम है के कैप में। तो मम्मी कहीं वापस अब बहुत मारेंगे, तुरंत भाग के आई कैप में जाओ। किधर हम पहुंच गए, आई कैप, क्योंकि आई कैप ही तो एक्स अक्ष का है ना, तो तुरंत आप वहां से कैसे गए, सीधे वहां पे पहुंच गए। देखिए हमारा स्थिति सदिश हमें हर जगह का एक्यूरेट वैल्यू बताने का ही काम करता है। परिमाण तो हर जगह सेम हो सकता है। देखो अगर जैसे हम इसको ऐसे बना दें, परिमाण 1 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, 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 लेकिन परिमाण के साथ जो दिशा है, परिमाण के साथ जो दिशा है, जैसे 1 किलो हमने बोला आई कैप, तो आई कैप तो इधर ही होगा, दिशा यही होगी। हमने कहा माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप की दिशा इधर ही हो सकती है, वो इधर या इधर नहीं हो सकती, तो माइनस आई कैप केवल और केवल यहां पे होगी। हमने बोला के कैप, तो के कैप आप भी जानो ना, इस दिशा में, और हमने बोला माइनस के कैप, तो इस मतलब यहां पे ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप है, ये हमको दिशा क्लियर कर दे रही है। आई जे के जो है ये जेड का, सॉरी, तो ये हमको किसकी दिशा कर दे रहा है, ये हमको दिशा क्लियर कर दे रहा है कि हमको इस दिशा में जाना है। इन केस वो जो दिशा है, अच्छा हाँ एक चीज और, जैसे आप लोग सोचेंगे कि हर बार हम जब भी चलेंगे, तो चलेंगे जब हम लोग, तो वहां पे हमको एक मूल बिंदु होनी चाहिए। बिना मूल बिंदु के तो हम चल ही नहीं सकते। हम चलते जा रहे हैं, लेकिन हमको एक पहचान तो बनाना पड़ेगा ना कि हम यहां से यहां चले, तो यहां पे एक मूल बिंदु जरूरी है। जैसे यहां पे हम यहां से चल रहे थे, तो मूल बिंदु हमारी कहां थी, जहां पे दोनों अक्ष आपस में काट रहा था, वही तो हमने मूल बिंदु माना था, या जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन माना था। बट जरूरी नहीं कि हम यहीं से चलें, हम लोग यहां से भी चल सकते हैं, हम लोग यहां से भी चल सकते हैं, हम कहीं से भी चल सकते हैं, क्योंकि अगला जो अभी अपना टॉपिक आएगा, इसका जो अगला टॉपिक है वो क्या है, विस्थापन सदिश। तो बेटा जो अपना विस्थापन सदिश है, अंग्रेजी में बोलें, अंग्रेजों की तरह बोलें, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में इसका यूज अभी आएगा, अभी इसका यूज आएगा, ठीक है। तो स्थिति वेक्टर से आपको क्लियर, स्थिति सदिश से क्या क्लियर है कि आप जिस भी बिंदु में हैं वहां के एक्यूरेट लोकेशन, और वो एक्यूरेट लोकेशन आप कब बता पाओगे, जब आपके पास मूल बिंदु होगी। बिना मूल बिंदु के आप अपना सही स्थान या सही पोजीशन कभी भी बता नहीं सकते हो। बोलो बात क्लियर हुई? छोटा सा टॉपिक है यार,
ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आएंगे आगे वो आई जे के करके जरूर आएंगे, और आई जे के संग हमको परिमाण भी निकालना पड़ेगा। देखिए ये सब चीजें हमको यूज में आएंगी, इसीलिए इसको डिस्कस किया जा रहा है। छोटा सा टॉपिक है, बस कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं, जितना बोलना बस एक कान से लो अंदर और दूसरे कान से निकलने मत दो, निकालना नहीं है, निकलने नहीं देना है। ठीक है, तो यहां पे अपना स्थिति सदिश क्लियर हो गया। जैसे हम कहें कि तीन के तीनों अक्ष में हम चल गए। वर्षा को आप जानते हैं, पानी, बारिश, तो जैसे मान लीजिए वर्षा हुई तो पानी क्या ऐसा होता है कि नहीं मैं एक ही अक्ष में नीचे जाऊंगा, अरे भाई वो ऊपर से आया, हवा चली थोड़ा टेढ़ा हो गया, और तेज हवा चली और टेढ़ा हो गया, समझ रहे हैं? मतलब वो तीन के तीनों अक्ष में एक बार में चल सकती है, हवा है तीनों अक्ष में चल सकती है। मतलब हम लोग का टॉपिक भी यही तरह है ना, एक अक्ष द्वि अक्ष तो है ही टॉपिक में, त्रिअक्ष हमारे मैथ्स में मिल जाएगा, नहीं तो अणुगतिज सिद्धांत अभी पढ़ेंगे हम लोग का यही फिजिक्स में, वहां पे मिल जाएगा। मतलब हम तीन के तीनों अक्ष में बातें इजीली कर सकते हैं। क्लियर है? अब एक कुछ हम लिख के देखें तीनों अक्ष के रेफरेंस में। जैसे हम लिखना चाहें 0i प्लस 1k j, 1j प्लस 3k, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि i दिशा में जो ये चला है वो कितना है? 0 है। मतलब ये x अक्ष में बिल्कुल भी चला ही नहीं, x अक्ष में बिल्कुल भी इसकी मूवमेंट 0 है। j में कितना चला? j मतलब y अक्ष पे कितना चला? तो y अक्ष में कितना चला? 1। अब देखिए डिपेंड करता है आप क्या मान रहे हो। इट कैन बी वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, जो भी। देखो यहां लंबाई की बात हो तो लंबाई की बात करेंगे, वजन की बात हो तो वजन तो फिलहाल अदिश होता है, सदिश होता ही नहीं। तो देखिए जो भी सदिश चीजें हैं हम केवल उसकी बात करेंगे। सदिश में कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं? त्वरण का भी हो सकता है, क्योंकि त्वरण में वेग होता है, वेग में विस्थापन होता है। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी सदिश चीजें हैं उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जो भी सदिश चीज, सदिश, अदिश कभी नहीं, क्योंकि अदिश जो होता है दिशा से मुक्त होता है, उसमें दिशा का कोई भी यूज, हम वजन को कभी इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, या द्रव्यमान को नहीं लिख सकते हैं, या दूरी को कभी भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जिसमें दिशा नहीं है वहां पे इसका उपयोग नहीं है। इस तरह का जो लिखावट होगा वो केवल और केवल मिलेगा तो केवल और केवल सदिश में मिलेगा। क्लियर है? अभी जब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो और वो क्लियर होगा। अभी बस इतना अपने मन में बैठा लीजिए। चला जाए, विस्थापन खत्म किया जाए, बहुत टाइम हो गया है। झाड़ू पोछा भी करना है घर में जाके, आपके घर में नहीं, हमारे घर में नहीं, बहुत लोगों को करना पड़ता है, बहुत से काम होते हैं। तो इसको खत्म किया जाए। अब हम अपना लास्ट टॉपिक उठाएंगे, और ध्यान दीजिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां का होगा, लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, इसमें बस 2 मिनट बात करेंगे और अपना लेक्चर को यहां पे फिनिश कर देंगे। ध्यान दीजिएगा जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो इसी पे बनने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर न्यूमेरिकल बनेगा, अब बस वीडियो बंद, अब नहीं देखना है, न्यूमेरिकल तो करना ही नहीं है इस जीवन में। ध्यान दीजिए कि जो अपना 11th 12th या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, IIT CPMT या सॉरी नीट, CPMT तो खत्म हो गया, तो वो जो होते हैं वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, फिर उसमें हम लोग करते हैं ना जय माँ दुर्गा, तीसरा ऑप्शन जय माँ दुर्गे, तो बार बार क्या होगा, वही तीसरा हो जाएगा। बट ध्यान दीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग मीन्स किसी में 1/3 का रेशियो होता है, किसी में 1/4 का रेशियो होता है। मतलब हर गलत क्वेश्चन पे, हर एक सही क्वेश्चन का मार्क्स 3 गलत करने पे या 4 गलत करने पे 0 कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो निगेटिव मार्किंग होता है, तो इसलिए आप सब में लगा भी नहीं सकते हैं, आपको उसको सही करना ही पड़ेगा।
चलिए तो फिर अपना जो लास्ट हेडिंग है यहाँ का विस्थापन सदिश, इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पतंग है, होता है ना पतंग हम लोग देखते हैं, अभी मकर संक्रांति तक पतंग देखते हुए उड़ते हुए पतंग, हम छत पे खड़े थे, पहले पतंग यहां था और फिर पतंग उड़ के पड़ोसी की छत के पास चला गया, वही छत जहां से सूरज निकलता है। ठीक, तो अब देखिए यहां से यहां गया, अब पहले हम इसको कैसे तोड़ लेते हैं, हम इसको पहले तोड़ लेते हैं स्थिति सदिश में। अगर हम स्थिति सदिश के हिसाब से लगाएंगे तो इसकी स्थिति कुछ ऐसी होगी, अरे भाई ऐसे ही तो ना, देखो ये x में भी चला और y में भी चला, तो इसका हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, और फिर जब यहां पे गया तो यहां पे भी तो x y मूल बिंदु से, देखो हमने कहा था ना कि स्थिति सदिश को हम लोग कैसे हमेशा निकालेंगे, हमेशा मूल बिंदु से निकालेंगे, ये अपना मूल बिंदु है, x में भी चला y में भी चला, इसको हम क्या मान लें, इसको हम मान लें ए बी और इसको हम मान लें ए सी। अब देखिए जो विस्थापन हुआ अपना, विस्थापन तो यही हुआ ना, यहां से यहां, अरे भाई पहले यहां था फिर यहां आ गया, तो कितना, यही तो अपना विस्थापन होगा। तो अपना विस्थापन हम कैसे निकालेंगे, विस्थापन को हम क्या मान लें, विस्थापन को हम आर मान लें, आर वेक्टर, क्योंकि हम देखिए यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पूरी जो यहां पे बात कर रहे हैं वो वेक्टर की ही बात कर रहे हैं, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग ये यहां से यहां आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, AC माइनस AB मतलब इस वेक्टर का जो बिंदु हो और इस वेक्टर का जो बिंदु हो, इसको आपस में घटा दें, तो जितना ये यहां पे तय करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा विस्थापन सदिश। इसको नोट कर लीजिए, छोटा सा चीज है कि यहां का वेक्टर और यहां का वेक्टर घटा देंगे तो विस्थापन मिल जाएगा। इस पे जब हम लोग लास्ट में सभी लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, जब इस पे न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे तो एक एक टॉपिक उठा के उसको हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। प्रॉपरली इसको नोट कर लीजिए, ये अभी इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे 11th में भी और आगे भी आपको इस पे न्यूमेरिकल्स मिलते रहेंगे। और जो भी क्वेश्चंस हैं, अभी हर एक क्वेश्चन का एक देखिए, अब हर क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं कि मैं आपको डिस्कस करवा सकूं, हर क्वेश्चन लगवा सकूं, बट जितने भी क्वेश्चंस हैं कोशिश रहेगा कि हर टाइप का एक क्वेश्चन यहां पे उठा के आराम से किया जाए। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली कॉपी में नोट कर लीजिए। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे सदिशों को जोड़ने की। अब सदिश को जोड़ने की जो बात हम करेंगे उसमें दो तरह से सदिश को जोड़ा जाएगा, उसकी बात होगी, मतलब ज्यामिति विधि द्वारा और गणितीय विधि द्वारा। उसके बाद सदिश को घटाने की बात करेंगे। तो नोट करते चलिए, हर चीज को नोट करिएगा और नोट करने के बाद उसको एक बार रिवाइज करते चलिएगा। जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो उसको करने में हमको बहुत आसानी होगी।